स्टूडेंट से प्लीज आवाज आ रही ये आवाज बेटा आ रही है इसका? पेज नंबर 303 निकालो ना। आवाज ठीक है नहीं? बताइए कोई आवाज का इशू तो नहीं? नहीं वो इसमें मैंने वो आपको बताया ना, एक क्वेश्चन तो वहां था और एक फिर वो एंड में था, वो फिर दोबारा ये एक नजर आप रिवाइज करने जो पेज कर पढ़ो। एक नजर एक पेज जो लिख रहे थे वो उधर पढ़। चलिए मैं 3 टर्म्स पढ़ रहा था, मतलब उन टर्म्स की बेस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेसर के एंगल से अब डिस्कशन स्टार्ट हो रही थी, तो उस केस में 3 टर्म्स यूज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू लेसर। नाम बोल दो जरा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनएंड फाइनेंसिंग इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और लीज पेमेंट सेम हो जाएंगी अगर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ना हो, लेकिन अगर लीज पेमेंट्स भी हो, मींस यूआरवी ना भी हो, तब भी लेसर के एंगल से टर्म ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही इस्तेमाल हो। और अगर यूआरवी ना हो तो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू की वजह से है, विच मींस इंटरेस्ट का डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि लेसर है इसलिए इंटरेस्ट इनकम है, और क्योंकि वर्किंग्स स्टार्ट में की जाती हैं इसलिए उस वक्त सारी इनकम ये अभी अनअर्न्ड होगी। तो अगर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लिया जाए तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। आज हम वर्किंग स्टार्ट करें पेज नंबर 303 के एंड पे क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठा जी प्लीज। If following information is available to you, fair value is 68,000, डाउन पेमेंट इज 10,000। ये क्या होता है डाउन पेमेंट? शुरू में पैसे तो दिए हैं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, इंटरेस्ट रेट है, इम्प्लिसिट का मीनिंग इंशाल्लाह एक आध दिन में आ जाएगा सामने। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है 20,000 की, पेएबल इन एरियर्स। लीज टर्म है 3 इयर्स। रेजिडुअल वैल्यू है 12,000 एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लेसी है 10,000। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? Amount expected to be obtained at the end of the lease term in discussion of lease। और GRV लेसी का मीनिंग क्या है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है जो लेसी ने या उससे रिलेटेड पार्टी ने गारंटी की होगी, लेकिन इन अमाउंट्स में डिफरेंस है। 12,000 एक्सपेक्टेड है और गारंटी सिर्फ है 10,000 की। तो जो डिफरेंस है लिखा जरा, डिफरेंस मिलना नहीं है, गारंटीड नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मिलने ही नहीं तो फिर रेजिडुअल वैल्यू भी 10 ही होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि 12 मिलने का चांस है लेकिन गारंटी 10 की है तो 2,000 फिर अनगारंटीड कहलाए। फॉर एग्जांपल ये 10,000 गारंटीड ना बताया होता आपको और सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू ही बताया होता तो फिर सारा अनगारंटीड भी हो सकता है,
लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है कि कुछ गारंटी है और बाकी फिर अनगारंटेड। ठीक है, 3 वर्किंग्स करवानी है अपने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और अनएंड फाइनेंस इनकम। इस क्वेश्चन का मकसद सिर्फ यही है कि जरा ये टर्म जो है उनको जरा याद करके वर्किंग करें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फार्मूला बोला, देख ही बोलना सभी। लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लिखे। अब ये डेटा देख के जरा लीज पेमेंट्स इकट्ठी करवाएं, तो गौर से सुने मेरे वर्ड्स। लीज पेमेंट्स इकट्ठी करवाएं इस डाटा से। लीज पेमेंट्स अपना टेबल सामने रखेंगे कब बना रहे हैं, थोड़ा भी लिख लो। डाउन पेमेंट होती है लीज पेमेंट्स कितनी? 10,000। रेंटल्स होते हैं कितने? 20,000 के कितने रेंटल होंगे? 3। इस वक्त तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं हो रही, सिंपल इकट्ठा कर रहे हैं। 3 कैसे हो गए? एनुअल रेंटल्स हैं, पेबल इन एरियर्स हैं, 3 साल लीज टर्म। नेक्स्ट जरा ढूंढ लीजिएगा टेबल में, क्या जीआरवी होती है लीज पेमेंट्स? तो 10,000 अगर मैं लिखूं और ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो यहां तक लीज पेमेंट्स बन जाएंगी। क्या यूआरवी भी है? 12,000। और अगर 2,000 भी इकट्ठा कर दूं तो फिर ये लीज पेमेंट्स प्लस यूआरवी फाइनली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। लिखें और सॉल्व करें। ठीक है सर। दूसरी कैलकुलेशन कौन सी करनी है? नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ो। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू व्यू। जी बेटा अभी स्टैंडर्ड सबको पास आ जाए फिर इंशाल्लाह उसकी भी कुछ डिस्कशन रखते हैं। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू यूआरवी। जी वन सेकेंड जरा पेशेंस से कैंडी पहले करवा दो। उसी वर्किंग को, उसी जो हमने ऊपर वर्किंग की उसी का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 82,000 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। जाने दें यार, तो मार इकट्ठे पैसे देने हैं या इकट्ठे पैसे आने हैं, ये ब्रेक करके होना है। पहला 10 कब आना, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी। सारे डायरेक्ट पूरा करवा देंगे। फिर 20,000 के 3 रेंटल्स हैं, इक्वल अमाउंट्स हैं, एन्यूटी लग जाएगा, एरियर्स में है, तो तीनों रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा 1 माइनस 1 प्लस 0.1065 माइनस बताते हैं डिवाइडेड बाय 0.1065। ऊपर देखते रहे और साथ साथ देखते रहे कहां तक पहुंच गए। लैक्स प्लस 10,000, 10,000 पहले 10,000 10,000 10,000। ये जीआरवी हो यूआरवी हो, ये कब एप्लीकेबल होंगी? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, एक ही दफा या हर साल? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगेगा -3। अब यहां तक मैंने वर्किंग इसलिए लगा की है ताकि ये फिगर आपके सामने आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की। लेकिन प्लस 2,000 1 प्लस
1065 -3, ये GRVs हो URVs हो एंड में एप्लीकेबल है। अब यकीनन ये जो 10,000 है और 2,000 की वर्किंग, इन्हें 12,000 करके इकट्ठा भी किया तो जा सकता है, क्योंकि दोनों अमाउंट्स एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ही मिलना है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि फिलहाल अलग अलग वर्किंग कर लें, ताकि सामने आ जाएगी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और दूसरी फिर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ URV। देखें, लेकिन मुझे तो आंसर काइंडली अलग अलग बताइए। 5655 एक मिनट, 5655 1476 58 10,000 छोड़ दिए अपने शुरू वाला। ये बच्चों की तरफ से आवाज आएगी, यार ये क्या तंग कर रहा हूं मैं, इसका गलत हो जाए। लिख के करें मिस्टर बैट, इस तेजी में बच्चों से नजर ना लगवा लीजिए। ये कैसे जुबानी कर लेता है, ये जुबानी कोई नहीं कर लेता है, ये बगैर लिखे करने की कोशिश करता है। पेपर भी सामने आना, मुझे लगता है एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर लेके बैठ जाना, आवाजें लगानी, ये आ गया है, ये आ गया, कोई रिकॉर्डिंग करे मेरी आवाज। कुछ लोगों को देखा देखा लग रहा है, कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि पहले देखा हुआ। इंट्रो की बात लग रही। ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है पूरी होल ब्रैकेट प्रेजेंटली प्लीज पेमेंट, इसका सम करेंगे हिम्मत करें, 66,555 सारा सॉल्व करना 10,000 मिला। फर्स्ट 10,000 की तो प्रेजेंटली सेम ही है ना, एंड प्लस आई थिंक जी मिस्टर मई 1476 68031। हिम्मत करें सर, एक दो सवाल कर लें निकालें। ये आगे जी 68031, क्या नाम है जी इसका? Why this amount is different from gross investment? बस प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू लेने से क्या खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट एलिमेंट निकल जाता है। आज की वैल्यू और फ्यूचर की वैल्यू में इंटरेस्ट का डिफरेंस होना चाहिए। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लें, फाइनल एक वर्किंग है अन एंड फाइनेंस इनकम। is the difference between gross investment and net investment। अगले एक दो दिन भाई अभी हमारा चैलेंज रहेगा कि हमें ये जरा फार्मूले सही थोड़ा याद हो जाए। 82,000 minus 68031 and 13969 is the amount of unearned finance income। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सर। ये वर्किंग कंप्लीट है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग कर ली।
ये सर पिछले पेज के एंड पे और नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को एज इट इज पढ़ने से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर लें जरा, बाकी बातें बीच में आराम से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, रेडी? रेडी सर? M Corporation is a company involved in the manufacturing industry. It recently decided to import a range of new equipment costing 4 lakh. Once the equipment had arrived at their premises, वो बड़ा डिफरेंस ले लीजिएगा बाद में, अब इस वक्त जरा क्वेश्चन करने वाला, इन दोनों का डिफरेंस ही है, ग्रॉस माइनस नेट, ठीक है? करनी क्वेश्चन पहले करना, वो तो डिफरेंस लेंगे। Once the equipment had arrived at their premises, and what was the date? 1st January 6, it becomes evident that M Corporation didn't have an expertise necessary to operate the sophisticated equipment. हमारे जैसे ही हाल है, बताएंगे क्या हुआ? इक्विपमेंट इंपोर्ट कर लिए, जब आ गया तो पता चला कि हम तो इसे चलाने की पोजीशन में ही नहीं है। The CEO then made a few calls and found a company by the name of, let's assume, D Manufacturing, that wanted to acquire the equipment. Unfortunately, however, D Manufacturing didn't have adequate funds to purchase the equipment immediately. The CEO was reluctant to leave the equipment lying around and therefore came up with the following agreement. He would lease the equipment to D Manufacturing immediately on 1st January 2016. जी सर, D Manufacturing कौन बन गया? लेसी, और M Corporation लेसर बन गया। एसेट खरीदा, बाद में अब लीज पे जा रहा है। The equipment would be leased to D Manufacturing for a period of 3 years. At the end of the 3 years, lessee, कह सकता हूँ, would have to pay an amount of 20,000 and the ownership would then transfer. Purchase option, परचेज ऑप्शन है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। आपने सही बोला, दो लोगों ने जो वर्ड बोले हैं, लेकिन पहले ये डिसाइड कर लेना शायद जरूरी है कि ये लेसर का सवाल है या लेसी। अगर लेसी का सवाल है तो फिर ये वर्ड्स रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर ये लेसर का सवाल है तो यकीनन आपकी बात ठीक। एक मिनट। The lease rentals are of 1,50,000 payable in advance. एरियज में भी हो सकते हैं, एडवांस में भी हो सकते हैं, वो स्टोरी जो आपको पहले पता वो सारी वैसी है। Other information includes fair market interest rate for the agreement of the above nature is 17.082%. Provide requirement A, general entries to account for the above information in the records of। अब ये चीजें हमने ढूंढा करनी थी, वो जमाना था लेसी का, अब लेसी भी आ सकता है, लेसर भी आ सकता है। तो क्या लेसर की बुक्स में काउंटिंग करनी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लीज अप टू द ईयर एंड 31 December 2018, और फिर लेसी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से एक्सट्रैक्ट्स बनाना। हाँ, 2006 का आने वर्किंग करें। इस डिस्कशन को सुनते हुए नई चीजें मैं बताऊंगा, आपने अपने जहन में लेसी लाना। लेसी की काउंटिंग आपको आती है, लेसर की बातें मैंने बतानी, लेकिन हमने काउंटिंग वैसे अब करनी किसकी है? लेसर। तो आपने जहन में क्या कर रखना है, लेसी क्या करता था, फिर इंशाल्लाह मिलकर डिसाइड करेंगे कि लेसी को लॉजिकली क्या करना चाहिए। दी बिजनेस नेम, जर्नल एंट्रीज, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर वाइज करें। पहला ईयर एंड क्या बनेगा जरा देख बताओ। हाँ जी, 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर 6 हो जाएगा। जी सर, रेडी है सर? डाटा आपके सामने, कंसंट्रेट करें, फर्स्ट डेट बोलें, 1 जनवरी 6। बताएं इनिशियली क्या करें। हाँ जी, इक्विपमेंट खरीदा गया है, ओन इक्विपमेंट है, जाने दे, राइट ऑफ यूज है यार, अपना इक्विपमेंट है,
हाँ जी लेसर है, कैश और बैंक क्रेडिट कितने से 400,000। अब सेम डेट दोबारा जरा लिखें। ये जो इक्विपमेंट है जो खरीदा हमने अब लीज पे दे दिया है एज अ लेसर, एम कॉर्पोरेशन नहीं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि अब ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। उसके लिए एक पेज पीछे चले जाए और वो 5 कंडीशंस जो है मुसलसल बार बार पढ़ के हमने वो जहन में सेट कर लेंगे। पेज नंबर बता दें, 301 था, 302, 302 में 5 लिखे, 500 बोल दें शॉर्ट वर्ड्स में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टन हो, मेजर पार्ट ऑफ लीज टर्म कवर हो रहा हो, प्रेजेंट वैल्यू सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू हो, स्पेशलाइज्ड एसेट हो। सारी कंडीशन मीट होना जरूरी है। एक भी हो जाए तो फाइनेंस लीज है सारी, ना फिर ऑपरेटिंग लीज। आ जाता सवाल में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी है लेकिन बाय पेइंग 20,000 होनी है, इसलिए शायद सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल है, विदाउट अमाउंट भी हो सकती थी। तो एक बस लाइन लिख के आपने कंक्लूड कर देना। अगर ऑपरेटिंग लीज हो फिर सारे लिखने पड़ते हैं कि ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर फाइनेंस लीज का डिसीजन हो जाए तो बस आपने जिस कंडीशन की वजह से फाइनेंस लीज का हो रहा है बस एक लाइन एग्जामिनर के लिए लिख देंगे, लीज इज द फाइनेंस लीज as there is lease is a finance lease as there is a purchase option। और परचेज ऑप्शन के बारे में अगर ना पता हो तो वी अज्यूम कि ये रीजनेबली सर्टेन है अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि ये रीजनेबली सर्टेन नहीं है। यार लेसी में तो ये बातें नहीं करते थे हम, यार करनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, ये सारी वर्ड बहस हुई है कल से वो लेसर के एंगल से। ये कठिन। अब सर अगर फाइनेंस लीज है तो फिर ट्रीटमेंट कुछ ऐसे है। अगर यहाँ लेसी होता तब एंट्री बोले लेसी क्या करता, वो एक एसेट डेबिट करता है और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर लेता है। उसको बिल्कुल उलट करें, लेसर क्या कर रहा है, एसेट दे देगा और उसके अगेंस्ट पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, लीज रिसीवेबल डेबिट नहीं, राइट ऑफ यूज अब उसके लिए है नहीं, वो तो उसके लिए था, उसका इक्विपमेंट ओन्ड एसेट है, ओन्ड एसेट क्रेडिट होता है। जस्ट मिनट उधर उसने एसेट को इस्तेमाल करने का राइट लिया था, इसने तो अपना ओन्ड एसेट दिया, तो यहाँ इक्विपमेंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा और लीज रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। अगला सवाल, लीज रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट होना चाहिए। कैलकुलेटर उठाएं जरा, पहले फिगर्स देखें, चल देख बात जरा पूरी सुन लेना। यहां से मेरे जरा 3 वर्किंग्स करवा दें। लेसर का सवाल है इसलिए मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। लीज पेमेंट इकट्ठी करवाएं, एनी डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट अलग नहीं है, रेंटल ही पहले एडवांस में, तो 150,000 के कितने रेंटल होंगे, तिम्मा 3 रेंटल्स हैं, एडवांस में है, ऐसा चला था कोई डाउन पेमेंट का जिक्र नहीं है। एनी परचेज ऑप्शन 20,000। एक सेकंड कल वाला पेज निकाला जरा। ये जो जीआरवीज यूआरवीज की बहस है ना, ये तब होती है जब ओनरशिप ट्रांसफर ना होनी हो। ये लेफ्ट साइड वाला सवाल है आपके रजिस्टर में, जो लेफ्ट साइड पे टेबल बना हुआ, लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ उसमें पॉइंट नंबर 2 है ये। तो बस यही लीज पेमेंट्स है और यही फिर लेसर के एंगल से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। इन्हीं लीज पेमेंट्स को लेसर के लिए क्या वर्ड दिया जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू दबा दें 470। क्या जरा एक मिनट पेशेंस से, क्या इस 470 में इंटरेस्ट होगा, ग्रॉस अमाउंट है, तो क्या 470 से रिसीवेबल रिकॉर्ड करना, इसके अंदर जो इंटरेस्ट होगा वो तो टाइम बेसिस पे इनकम बनेगा, तो अभी तो वो रिसीवेबल नहीं, वो टाइम बेसिस पे रिसीवेबल होगा। तो देयरफॉर पहले एक और वर्किंग करवा दें, नेट इन्वेस्टमेंट, फार्मूला बोल दें,
प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट प्लस यूआरवी है, बाकी अब हमने ढूंढना है वो है या नहीं है। पहला 1.5 लाख एज इट इज क्यों रहेगा, एडवांस में है, बाकी 1,50,000 के कितने रेंटल रह जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस रेट बोल दें जरा 0.17082 माइनस बोल दें, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.17082 17% है ना। तो यहाँ तक 150,000 की हो जाएगी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और प्लस 20,000 का मिलना एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मींस कितने अरसे बाद। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्काउंटिंग माइनस 3 क्यों किया मैंने, और -2 पीछे क्यों किया, वो 2 इंस्टॉलमेंट्स रह गई थी, वो 2 इंस्टॉलमेंट्स रह गई थी वो 3 साल बाद। लिखो सॉल्व करो और रहने दे यार, लिख के लिख के लिख के लिख के कंप्लीट कर लें, यहाँ तक ऊपर भी शायद एंट्री भी रहती है। आया फिर कौन नहीं, कोई है वैसे पढ़े बैठते थे। ये आंसर हमारा बन गया, होल है। अब इसमें जीआरवी यूआरवी नहीं है, यही लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है जो लेसर के एंगल से नेट इन्वेस्टमेंट फिगर कहलाती है। नोटेड है प्लीज। जी सर 470 और 4 लाख में डिफरेंस क्यों, हाँ नहीं फाइनेंस इनकम है, उसकी वर्किंग अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। जी सर, जी ठीक है, हाँ सब सही है कह रहे हैं, वो मैं बात अभी रखता हूँ आपके सामने। अब बताएं लीज रिसीवेबल आज किस अमाउंट से डेबिट होना चाहिए। ये 400,000 का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग प्रिंसिपल है। आज ये रिसीवेबल है लेकिन पैसे क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, इसलिए 70,000 पे टाइम बेसिस पे और हमारी एज अ लेसर इनकम बन जाएगी। लेकिन आप इस तरह काइंडली ध्यान में रखें, यहां से ऑनवर्ड्स लीज रिसीवेबल हमेशा डेबिट होना है नेट इन्वेस्टमेंट से। नेट इन्वेस्टमेंट मींस प्रेजेंट वैल्यू से। इक्विपमेंट क्रेडिट होना है कॉस्ट से। तो प्लीज एक मिनट जरा एंट्री पूरी करना। लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आई आपकी, और इक्विपमेंट बताएं नेट इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट होना कॉस्ट से होना। क्या कॉस्ट और नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम होगी, अभी इस चक्कर में नहीं पड़ना, फिलहाल सेम है, लेकिन ये वर्ड ध्यान में रखना है। गेम ऑन है, फिर आगे जाके देखेंगे अगर फर्क आ गया तो क्यों आएगा। फिलहाल क्या चीज किसके बराबर है, नेट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बराबर, नेट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बराबर है। तो फिलहाल आपने कहीं ऐसे रखना है। एक और चीज जरा सोचना जरा, पेज नंबर 302 पे रहना। यकीनन एक कंडीशन मीट हो जाना सफिशिएंट है फाइनेंस लीज के लिए, लेकिन जरा फोर्थ कंडीशन पढ़े जरा, क्या ये 4 लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट भी है, और क्या ये फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन के बराबर है। सब्सटेंशियली इक्वल भी हो तो वो चलता है, लेकिन यहाँ पे 100% इक्वल। फेयर वैल्यू यहाँ कितनी है, वो तो कॉस्ट है। फेयर वैल्यू कहते हैं किसे,
मार्केट वैल्यू, आप जिस अमाउंट पे खरीद रहे होते हैं वही मार्केट वैल्यू फाइंड या कॉस्ट कह देते हैं, जो बेच रहा होगा वही इस मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस कह देगा। तो कॉस्ट इज फेयर वैल्यू इन दिस केस विच इज इक्वलेंट टू नेट इन्वेस्टमेंट। हमेशा वाली बहस नहीं है, फिलहाल वर्ड्स देख के जरा फाइनल कर। तो हर कंडीशन मीट होना जरूरी नहीं है, मैंने वैसे ही आपको दिखाया कि शायद फोर्थ कंडीशन भी मीट हुई भी। जी चले आगे। नेक्स्ट रेट बोलेंगे, बस यहाँ से ऑनवर्ड अपने लेसी में रखना है, उसी को उलट करना है जी। 1 जनवरी 16 सॉरी 6 क्या हुआ इस दिन? पहला रेंटल रिसीव होगा। आप लेसी बन जाए एक सेकंड के लिए, पहला रेंटल आप दे रहे होंगे, डबल एंट्री बोलना, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, एडवांस में है। उलट सोचें लेसर क्या कर रहा होगा, कैश बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से 1,50,000 में तो इंटरेस्ट भी होगा या क्या ये शुरू में ही है? लिखो डन है सर। नेक्स्ट डेट सोच के बताओ। 31 दिसंबर 6 पे रोकने की वजह, रेंटल तो अगला 1 जनवरी 17 पे आएगा, एडवांस में है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यार साल गुजर गया है, एक लाइन लिखें प्लीज, नो डेप्रिसिएशन। वाई डेप्रिसिएशन किस चीज की होनी थी? तो इक्विपमेंट तो आपने वैसे ही बुक से क्रेडिट कर दी, तो नो डेप्रिसिएशन बस। बाय एसेट बुक्स में नहीं है, एसेट डेप्रिशिएट कौन करेगा? नहीं जिसकी बुक्स में एसेट होगा, बस सिंपल इज दैट। अगर उधर होगा तो देख लेंगे, इधर नहीं है तो रिसीवेबल डेप्रिशिएट कर लेते हैं। रिसीवेबल ने रिसीव होना, मतलब एसेट डेप्रिशिएट नहीं होना। लेकिन सेम डेट दोबारा इसलिए लिखें कि आपको बात पता है। एक सेकंड के लिए जरा लेसी बनेगा, क्या साल अगर गुजर गया तो लेसी अपना एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट इसी साल रिकॉर्ड करेगा, हालांकि पे डिफरेंट नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से लेसर के एंगल से एक साल पूरा गुजर गया है, इस साल का इंटरेस्ट रिसीव किस डेट में होना, डेट बोलनी है 1 जनवरी 17 आई थिंक, लेकिन वो किस टाइम पीरियड का होगा? इस टाइम पीरियड का 1 जनवरी 6 से लेकर 31 दिसंबर 6 का होगा। तो पता कैसे चलेगा वो इंटरेस्ट है कितना? हाँ जी, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल बना लें, 2-3 लाइनें रख लें इस डेट के नीचे, फाइनेंस चार्ज या फाइनेंस इनकम कर लें अगर लेसर है तो, फाइनेंस इनकम एलोकेशन टेबल। कॉलम्स रिवाइज करवा दें सर। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। जी बोलिए, अमोर्टाइजेशन टेबल ही है, लेकिन इनकम अमोर्टाइजेशन टेबल है, उसी का नाम है, फाइनेंस इनकम अमोर्टाइजेशन टेबल ही है जी। डेट बता दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट सुन ले, बाकी आपको पता है वही तरीका है। स्टार्टिंग बैलेंस लेसी देन बनाइए, नहीं आप फाइनल कर लीजिएगा। मैंने हमेशा आपसे कहा कि जिस अमाउंट से लायबिलिटी क्रेडिट करता है उसको बिल्कुल उलट करें सर, जिस अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट होता है, एंड दैट इज 400।
रिपीट करने दोनों वर्ड्स, वो किधर से ये किधर से? जिस अमाउंट से लायबिलिटी क्रेडिट होती है और जिस अमाउंट से रिसीवेबल डेबिट होता है। मेक द थिंग सिंपल प्लीज। बाकी अपने बनाया, बाकी उसमें वही सेम स्टोरी है। एग्रीमेंट की डेट्स लिखते हैं। पहला 150 एडवांस में है, उसमें इंटरेस्ट आप कह रहे थे नहीं है। बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेस पर वर्किंग करते रहे। मैं भी लिख रहा हूँ, आप लोग फाइनल करना, फिर एक पे मैच कर लीजिए मुझसे। Two, four, three, seven, seven. $17,080. एक मिनट, लास्ट जब अमाउंट लिखेंगे तो उसकी डेट सही लिखिएगा। रेंटल्स है एडवांस ऑफ द ईयर 20,000 है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म 31 दिसंबर 8 हो जाएगा तो। जी सर, ओके सर टेबल। इतने दिनों बाद मैं तो समझा आप घर में रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं डेली बेसिस। ले लिए? इस टाइम का मैसेज सर ये है कि टाइम गुजर जाता है। जी बना लिया था टेबल। जी सर 42705 को सर्कल लगाएं और 55 जेन मिलाएं। कब से कब तक इंटरेस्ट है? स्पीड अप हो रहा है सर, एक क्वेश्चन और बनता है। रिसीव कब होना है? रिकॉर्ड कब करें? डबल एंट्री बोले सर, कैसे रिकॉर्ड करें? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, फाइनेंस इनकम रिसीवेबल डेबिट, ये ना बात। क्रेडिट क्या करूं सर? इनकम, फाइनेंस इनकम। डन प्लीज। एक सवाल और कंप्लीट करवा दो फॉर द ईयर एंडेड। एंट्रीज लिखेंगे प्लीज।
for the year ended 31st December 7। और सर वो जो बात हुई वो सिर्फ IFRS 9 के एंगल से हुई थी, वहाँ इंस्टॉलमेंट्स में थे नहीं था, वहाँ इकट्ठे पैसे थे, तो जो कर सकते हैं वही किया है। 1 जनवरी 7 पैसे रिसीव करें, कैश बैंक डेबिट, Lease receivable credit, interest receivable. कैश बैंक डेबिट कितने से, 1,50,000. क्रेडिट बताओ, 4,2,705. और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 1,072,950. 10 सर ये तो करवाते हैं यार, क्या हो गया 1,072,950 प्रिंसिपल से, इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट भी है इसमें, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करते हैं 4,2,705 इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इनकम रिकॉर्ड हो चुकी थी, अब पैसे मिलने से रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके जी प्लीज। नेक्स्ट डेट 31st December 2007. डेप्रिसिएशन चार्ज करें, एक दफा जहन में दोबारा सोच के नो बोल दें, वाई मतलब चैलेंज यही बनना है कि लेसी है या लेसर है, गेम मिक्स हो गई, दोबारा इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करा दें, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, फाइनेंस इनकम क्रेडिट कितने से, 243,777 लास्ट ईयर घर से कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट बनवा दो, चार पांच लाइनें छोड़ दो, घर से कैसे करेंगे, कुछ लाइनें तो छोड़ो। सॉरी सर, एक्सट्रैक्ट्स की हेडिंग लिख के जरा एक सेकंड पहले साल के एंट्रीज देखें और अपने जहन में स्टोरी बनाएं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, मेरा तो कुछ भी नहीं आना, राइट ऑफ यूज एसेट इक्विपमेंट आना, उसकी जगह क्या आना, रिसीवेबल आना, करंट एसेट्स में या नॉन करंट एसेट्स, सिर्फ फर्क ये बनेगा कि वहां लीज लाइबिलिटी बन रही थी, लाइबिलिटी का ब्रेकअप होता था करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी, टेबल देखें जरा एक सेकंड, once again same story will be repeated please। 31st December 6 पे खड़े हैं आप, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लो, टेबल 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 क्लोजिंग बैलेंस 31st December से 142,705, ये कब होगा, 250 को सर्कल लगाएं, सोचें एक मिनट, व्हाट इज 250, ये 1 जनवरी पे हो गया था और ये रेंट तक यही रहा होगा, 1 जनवरी 7 पे जाकर दोबारा चेंज आना, तो 250 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल। सारा कब रिसीव होगा, सारा तो 3 सालों में रिसीव होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां लिखें, क्या ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, 1,072,950 ढूंढें, ये करंट रिसीवेबल्स में आ जाएगा, और 142,705 नॉन करंट रिसीवेबल्स में आ जाएगा, यकीनन इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा, लेकिन मिक्स नहीं करनी, करना अलग अलग प्लीज, पहले प्रिंसिपल का डिसीजन ले लें, 1,072,950 करंट पोर्शन ऑफ रिसीवेबल होगा करंट एसेट्स में,
और 142,705 नॉन करंट रिसीवेबल होगा नॉन करंट एसेट्स में। आज हेडिंग्स लिखो। ये समझ आ रहा है नॉन करंट एसेट्स में क्यों है, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्यों नहीं? रिसीवेबल है सर, बता दें जी नॉन करंट रिसीवेबल कितना? करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल 10,107,295 fine. Finally, anything else? इंटरेस्ट रिसीवेबल 4 to 7. अगले साल वाला भी तो रिसीवेबल हो गया है यार, ओ हो गया है। रीजन बताएं क्यों नहीं? क्या जिस इंटरेस्ट का टाइम गुजरा है वही रिसीवेबल है या जिसका भी टाइम गुजरना है? इनकम बनी हो और ना रिसीव हुई हो फिर रिसीवेबल होता है। आपकी इनकम ही नहीं बनी लेकिन रिसीवेबल हो गई, मैं चीजें बेच दूंगा, देयरफॉर मेरा कस्टमर से रिसीवेबल हो गया है। कब हो जाएगा? चीजें बेच दी हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, इनकम हो गई है, अब अगर पैसे नहीं मिले तो फिर रिसीवेबल। पहले क्या होना चाहिए फिर क्या होगा? पहले एक्सपेंस होगा तभी पेएबल होगा अगर पे नहीं किया, और अगर पहले इनकम हुई है और रिसीव नहीं हुई फिर रिसीवेबल। और पैसे जो इनकम ही नहीं बने तो रिसीवेबल कैसे होगा? आई होप कि बात क्लियर है प्लीज। जी सर, क्वेश्चन इसके बाद आगे 9, इसको सूरन तो होमवर्क होना चाहिए, निकालेंगे टाइम आज? निकालेंगे सर, निकालना चाहिए सर। इसमें एक छोटा सा इशू आना, रखें सर, लगाएं इसे आधा घंटा। 9-8 होना लेकिन जरा स्पीड अप होना, काइंडली रिमेनिंग टाइम में होना चाहिए, हो जाएगा मतलब 9-8 होने जरा पेज नंबर बता, नेक्स्ट पेज हो गया मतलब गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड से जरा यहाँ तक का खौफ खत्म करें। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड सर जी, बार बार बात को कहते ही थक गया हूँ, थक तो नहीं वैसे इंशाल्लाह लगा रहूंगा, लेकिन द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज इसी तरह हिम्मत करके साथ साथ पढ़ा जाए। जो लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं कोई इशू वाली बात नहीं है F2 में खास तौर पर, इस पे तो मैक्सिमम जो 10-12 सवाल एंड में हो सकते हैं जिन्हें रिवाइज कर लिया जाए अगर साथ साथ किया हुआ है, ये सारा सही तरह फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब अगर अपने की पढ़ा ही नहीं हुआ, साथ साथ इवन टॉपिक छोड़े हुए हैं, उस केस में क्या किया जा सकता है? चीजें मिक्स हो जाती हैं, कोई एक टॉपिक इंडिविजुअली नहीं आता। जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, मेरा ख्याल आपको महसूस हुआ मैंने आपसे बात की, मैंने तो ऑनलाइन स्टूडेंट से की, आप तो पढ़ ही रहे हैं डेली बेसिस पे, मैं रोज देखता हूँ। Galaxy Leasing Limited has leased certain equipment to Dairy Products Limited on 1st July 13. In this respect, following information is available. Cost of equipment. Amount received on 1st July 13. Four annual installments payable in arrears on 30th June each year. अब payable लिखा हो lessee हो तो payable ही होगा इसका मीनिंग, लेकिन अगर payable है और lesser का सवाल कर रहे हैं तो receivable के एंगल से हो जाएगा। Guaranteed residual value on the expiry of the lease 5 million। कितने अरसे बाद? और annual installments यहाँ तक यही लग रहा है। Useful life of the equipment is estimated at 5 years. Rate of interest implicit in the lease is 14%. Prepare accounting entries for the year ended 30th June 14 in the books of GLL. Who is less GLL?
फर्स्ट लाइन पढ़े। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स। वो वाज डेयरी प्रोडक्ट, लेसी हमने लेसर की बुक्स में नहीं, हमने लेसर की बुक्स में GLL to record the transactions related to the above lease arrangement in accordance with the requirements of the IFRS। तो एक तो एंट्रीज हो गई लेसर की बुक्स में। नई चीज ये है बी prepare a note for inclusion in the lesser financial statement for the year ended 30 June 2014 in accordance with the requirements of IFRS। अब जिस तरह से लेसी के कुछ डिस्क्लोजर्स होते थे, कौन कौन से, स्केड्यूल, मैच्योरिटी एनालिसिस और अब नैरेटिव पैराग्राफ, उसी तरह कुछ लेसर के भी डिस्क्लोजर्स हैं, वो फिर मैं अभी बाद में बताता हूँ। 9A शुरू कर दें, मींस रिक्वायरमेंट है। किसकी बुक्स में है? हम कंसंट्रेट करिएगा सर, साथ साथ चीजें इंशाल्लाह बड़े आराम से खत्म हो सकती हैं। लेकिन वर्किंग करते सर नहीं आपने कर ली, मैं करना जी। बिजनेस नेम गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड। अच्छा मेरी बातें सुनते जाना, और पेन नहीं रुकना चाहिए। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 14. for the year ended 30th June 14। फर्स्ट रेलिवेंट डेट 1 जुलाई 13 पे रुक जाए। जस्ट सबसे पहले शायद इक्विपमेंट तलाश करें। अब ये लिखा नहीं हुआ, जरा वर्ड से मेरे गौर से सुनेगा, इस के साथ लिखा नहीं हुआ ये इक्विपमेंट इसी वक्त खरीदा गया। इट इज क्वाइट पॉसिबल ये पहले खरीदा गया हो। तो ये जो पहली एंट्री होती है, जो अभी पिछला आंसर देखेंगे एम कॉर्पोरेशन वाला, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वहां वैसे पता था हमें किसी ने खरीदा। ये एंट्री लिखना सच अब जरूरी तो नहीं हर सवाल में, अनलेस पता हो किसी दिन खरीदा फिर इस दिन लीज दिया, लेकिन कम से कम ये जहन में रहना चाहिए कि ये खरीदा गया होगा, मींस डेबिट हुआ होगा, वरना सिर्फ क्रेडिट नहीं कर सकते। हमने ठीक है लीज की एंट्रीज करनी है, लेकिन डेबिट हुआ होगा तो ये एंट्री लिखी भी जा सकती है, और अगर नहीं भी लिखेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये भी खरीदा गया, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जहन में क्या रखना है कि कोई इक्विपमेंट है जो लीज पे दिया जा रहा है। क्लियर है प्लीज? बाकी आप पढ़ के बताएं इक्विपमेंट वाली एंट्री करनी चाहिए नहीं? इंफॉर्मेशन वैसे नहीं है, नहीं मतलब देखिए कॉस्ट तो है, लेकिन क्या अभी खरीदा तो अज्यूम किया जा सकता है। नॉर्मल वैसे सिचुएशन यही है कि एसेट उसी दिन खरीदा जाता है जिस दिन लीज पे देना होता है। मतलब ये बैंक्स वगैरह ने कोई एसेट्स खरीद के रखे नहीं होते कि जो एसेट आएगा, सॉरी जो लेसी आएगा फिर हम लीज पे दे देंगे। ये एट दैट स्पेसिफाइड टाइम, जिस वक्त लेसी से एग्रीमेंट हो जाता है, उसी वक्त फिर एसेट की पेमेंट होती है, बल्कि एसेट सीधा आता ही लेसी के पास ही जाता है। तो इन्वेंट्री नॉर्मली मेंटेन नहीं होती है, तो लिखी भी जा सकती है और नहीं भी। मेरे ख्याल लिख लेते हैं। लेकिन बहरहाल आई मस्ट से दिस एंट्री इज नॉट कंपल्सरी टू बी राइट अगेन एंड अगेन अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि इसी दिन खरीदा गया होगा। जी अब कितने से? 28 मिलियन रुपीज इन मिलियंस लिखता है। एनी फाइनल कंफ्यूजन? अब आ जाए नेक्स्ट। नहीं सर इस वक्त यहाँ लेसर है और सही सेटिंग करनी बस एंड में, ये चीजें मिक्स ना हो जाए। लेसर है, फर्स्ट डिसीजन यू हैव टू मेक इज कि वेदर द लीज इज फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। डाटा देखें, इज देयर एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? इज एनी परचेज ऑप्शन? ये जीआरबी परचेज ऑप्शन नहीं होती। जीआरबी तो कब एप्लीकेबल होती है? जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी।
नो हो गए, 2 नो हो गए। थर्ड, लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मेजर पार्ट मींस व्हाट इज द लीज टर्म? 4 years. What is economic life? गिवन ही नहीं है, ये तो यूजफुल लाइफ है, ये तो यूजफुल लाइफ है। क्या यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ एक ही बात हो जाएगी अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो 4 और 5 को कंपेयर करें आपस में। क्या गेम यही खत्म हो गई है? क्या ये फाइनेंस लीज बन गई है? तो अगली बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक लाइन लिखें जरा, लीज इज अ फाइनेंस लीज। As the lease term covers major part of economic life, that is 4 divided by 5, 80%। वर्ड्स यही यूज करें, मेजर पार्ट। बाकी उसकी वर्किंग फिर कर दें एग्जामिनर के लिए। अपने जहन में बार कंक्लूजन के लिए जरूर रखें कि 75% मोर। नहीं इसी मतलब पहले डिसीजन लेंगे तो उसकी बेसिस पर एंट्रीज करते होंगे। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त आप एंट्रीज कर रहे हैं उसी वक्त एग्जामिनर को दिखा दें, या यहाँ कोई नोट का रेफरेंस लेकर नीचे लिखना। देखिए इमीडिएटली यहाँ पहले डिसीजन होना चाहिए कि हमने किया क्या है, क्योंकि उसी के बेसिस पर नेक्स्ट अकाउंटिंग है। तो यहाँ अगर नहीं लिखना चाहिए वो ठीक है, लेकिन कोई नोट नंबर तो उसको फिर एक्सप्लेन हो देना चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे चलेंगे। ऑपरेटिंग लीज में तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब हम एग्जाम पढ़ने से अगर फाइनेंस लीज के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर हम ऑपरेटिंग लीज तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे, पहले एग्जामिनर को ये बताना चाहिए। जी सर, वंस अगेन अगर ये फाइनेंस लीज बन गई है तो अगली एंट्री क्या जहन में आनी चाहिए? प्लीज रिसीवेबल डेट एंड इक्विपमेंट। लीज रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट? हाँ ये वर्ड आप याद करने हैं, नेट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट क्रेडिटेड कॉस्ट। शदीद मेरा मेरी ख्वाहिश है कि यार पढ़ें आप लोग, लेकिन यकीन माने अब मैं तकरीबन महसूस ये करने लगा हूं कि ये मेरा अकेले का काम है। कोई एक आध मेरा भाई मेरे साथ हो, नहीं मुझे बताइएगा ना, वरना उम्मीद हो जाती है। कम से कम ये तो कहते हम नहीं है, ताकि मुझे पता हो मैंने अकेले करना। धोखा तो ना दें झूठ बोल के, कह के बाद में गायब हो जाए। तो टॉस करने की क्लास में से कोई एक बंदा कहना चाहे जो प्लीज सर जी ना करें। अभी भी वक्त शायद अगर आपने फीस जमा करा दी तो गया नहीं है। फीस जमा करा दी सबने, पढ़े यार फिर क्या होगा। जिस तरह मेरे गुस्से से देखते हैं, मैं भी इंसान हूँ, डिमोटिवेट होता हूँ, फिर तंग करने आ गया, जैसे और कोई काम नहीं। तो क्या करूँ, आपके चेहरों से ऐसे लग रहा था जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं। सिर्फ बड़ा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करवा दें। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग क्यों करवा रहा हूँ? नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए सर, नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंट्री करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वर्किंग हो जाए सर, फार्मूला लिखे प्लस यूआरवी। ये वर्किंग में साथ की जगह लगे, मतलब आगे आगे ना जाए, बस साथ साथ कम से कम जरूर है। जी सर जी, नहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेसर है, लीज पेमेंट प्लस यूआरवी। नहीं वो है, नहीं नहीं जी जी सर, फार्मूला यही है। वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, फार्मूला यही है। इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो देख लेंगे, और हम बात वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या सवाल के मुताबिक फार्मूला बदल रहे हैं? फार्मूला रिमेन सेम, अकॉर्डिंगली देखेंगे कि फिगर्स अवेलेबल कौन कौन सी हैं। तो लिखना छोड़ें, लीज पेमेंट्स के की बहस शुरू करें। ना सर ना, इस तरह नहीं। एनी डाउन पेमेंट, मेरा ख्याल है ये डाउन पेमेंट ही है, ये 3 मिलियन डाउन पेमेंट की तरह ही है। देखें जरा इसे गौर को, इसको ये 3 मिलियन डाउन पेमेंट ही महसूस हो रही है। प्लस 7.8 मिलेंगे कितने रेंटल?
4 कहाँ से आ गया? नीचे तो 5 साल लाइफ लिखी हुई। लीज टर्म देन आगे गौर से मेरा वर्ड सुना, पिछला पेज निकालें जहां टेबल बनाया था कल। क्या लीज पेमेंट्स में जीआरवी होती है? लेसी वाली या थर्ड पार्टी वाली? अगर लेसर है तो दोनों होती हैं। देखें ध्यान से देखें, अगर लेसर हो तो वो उससे भी इंटरेस्टेड होता है जो लेसी वाली हो, और उससे भी इंटरेस्टेड होता है जो किसी थर्ड पार्टी से हो। तो हम इस वक्त क्वेश्चन किसका कर रहे हैं? बताएं ये जीआरबी किसकी तरफ से है? नहीं बताया हुआ, लेकिन जहां से भी हो लेसर के लिए रेलिवेंट होगी। कंसंट्रेट करने का गौर से देखें, जहां से भी होगा मतलब चाहे लेसी से हो या लेसी से रिलेटेड पार्टी से हो या किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से हो। तो हम लेसर का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये रेलिवेंट नहीं है कि जीआरबी कहां से है। लेसर विल कंसिडर कितनी अमाउंट है? 5। एक मिनट है, अगर ये 5 प्लस करके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो मेरी ये लीज पेमेंट्स पूरी हो गई और देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी यूआरवी, वो 0 है। ये बात लिखें। क्या हमें जिस रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है बस वो गारंटीड है? हमें जिस रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन है बस वो गारंटीड है, हमें नहीं पता उससे ज्यादा कुछ है या नहीं, तो देयरफॉर अनगारंटीड 0 है। इन दिनों में आपकी मसरूफियत सिर्फ 2 होनी चाहिए, पढ़ाई और रब को याद रखना, बस। बाकी ठीक है, जो ह्यूमन नेसेसिटीज हैं, खाना पीना, वो सब कुछ साथ चलता है। खाएं पिए सोएं और क्या क्या करें, पढ़ें। जब रब की आवाज आ जाए, रब की कॉल आ जाए, उस तरफ चले जाए। कम से कम इन दिनों में तो आखिरकार हमें रब को याद करना ही पड़ता है। वक्त आ गया अभी आना, आखिरी महीना आ रहा है अभी, आखिरी अशरा आ रहा है कि नहीं? हमारे आखिरी अशरे यही है सर, अल्लाह करे उसके बाद ईद ही है इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोटल करा दे मिस्टर माई 39.2। टोटल तो कर लो यार, इतनी मोटिवेशन होगी पड़ेगी, टोटल छोड़ दी। सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। इस सेंट्री होनी है या अभी ग्रॉस आई है? अभी क्या रह गया सर? नेट इन्वेस्टमेंट की वर्किंग करवा दें, ये कर लें जरा एक मिनट, लेकिन फार्मूला काइंडली भी लिख के ना, भी याद नहीं हो रहा, जिसका होना चाहिए। Uh, 14% रेट है। ये एंड में ना +0 दोबारा जरूर लिखना। क्या है +0? यू आ रही है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू +0 है, तो फाइनली आंसर बन रहा है हमारा 28.69। अब यहां से कोई रट्टा ना लगा लीजिएगा कि ये उतनी अमाउंट बनती जितनी कॉस्ट होती है। क्या फायदा इस वर्किंग का अगर ये वही आना है? ऐसी कोई साइंस नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन यही है कि शायद ये इक्वल आएगी, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर जो आगे आ रही हैं। ये सॉल्व कर लिया सबने? 28.9 एंट्री करें। लीज रिसीवेबल डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट भी इतने से थे। इक्विपमेंट भी 28.69, तो मैंने 28 लिखा हुआ था, आप लोग ने लगाया हुआ 69।
इक्विपमेंट में 28.69 ही कॉस्ट दी हुई है इसकी। ठीक है, वंस अगेन जरा सही वर्ड बोल दें, क्या किसके बराबर आया? नेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सी के बराबर आ गई है। नेक्स्ट डेट बोलो। 1 जुलाई 13 डेट लिखें और अपने जहन में स्टोरी फाइनल करके डबल एंट्री बनाओ। लेसर है कैश बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट बाय रुपीज 3। June 30 जून 14। नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं है मेरे ख्याल में। ये ईयर एंड पे कैश आ जाना है। सर वो कंपाउंड करती है ना। चलो वो आपकी चॉइस है मेरा ख्याल है, लेकिन अगर कैश आ जाना है तो एक ही एंट्री हो सकती है। टेबल बनाएगा, बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा सर। शायद कंपलसरी तो नहीं है यहाँ, हम सोच सकते हैं, लेकिन नीचे बी रिक्वायरमेंट भी है, तो डिस्क्लोजर में शायद थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए जरा एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के जरा टेबल बना लें। वैसे टेबल की इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल बी रिक्वायरमेंट ना हो तो मेरे ख्याल इतने बड़े हो गए हैं। जरा अपने जेन में जरा पहली एंट्री देख के जरा टेबल शुरू करें, बताएं कितने से स्टार्ट होगा? 28.69 मींस रिसीवेबल्स। 1 जुलाई 13 पे ये सेम डेट दोबारा आएगी, 3 मिलियन निकल जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल ही होगा। कैलकुलेटर उठाएं, 25.69 रह जाएगा, उसको सीधा 14% मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर रेंटल की अमाउंट है 7.8, उसमें से डिफरेंस निकाल के मींस शायद शॉर्टकट अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि शायद गलती का खतरा रहेगा। हाँ, इतना सा टेबल बस बना लें जितना रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर बी रिक्वायरमेंट होती तो बस आप 2 स्टेप्स पे टेबल बना लें 30 जून 14 तक, क्योंकि एरियाज में रेंटल है, लेकिन क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट भी है इसलिए जरा पूरा ही बना लें। बढ़िया होना सर। डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। स्टार्ट करें एंड करें। और इसमें एक शायद पहले चीज डिस्कस हुई भी है, एक मसला आना, जरा सोच के कीजिएगा। आ जाएगा यहाँ। सॉरी 30 रेंटल्स आर इन एरियस। ठीक है, 4.2 3.6। दुनिया जज्बाती हो चुकी है। एक एक
जी हो गया लास्ट एक लाइन 30th जून 17 यहाँ एक मसला याद आ गया इफ मोर देन one amounts are on the same year same date अब आखिरी जो 7.8 है वो भी चौथे साल के एंड पे है और जो 5 मिलियन है वो भी लीज टर्म के एंड पे है when more than one amounts are on the same date then simply combine them add them याद रहेगा 11.23 11.57 1.57 ये मेरी फिगर्स ठीक है कोई राउंडिंग ऑफ इश्यूज नहीं बीच में ये फिर वो 77 होगा 1.7 देख लें ये चेक करना मेरे ख्याल से सही है नहीं ठीक है यहाँ अगर मैं दिया तेरी मेहरबानी देख के लिखा मैं कौन सा सॉल्व कर नहीं ये मैंने जो फिगर्स लिखी इसमें कोई राउंडिंग ऑफ केसेस तो नहीं जी फर्स्ट में है कितना नहीं मतलब आ यही रहा था ना बस आपका भी ठीक है सर मेरे तो इतराज है टेबल बन गया सर लिखें जी एंट्री 30 जून 14 एरियर्स में हम आखिरी दिन रेंटल रिसीव हो रहा है लिखे अपने हाथों से एंट्री हिम्मत कर दे मैं कर देगा एक सेकंड जस्ट टेबल हो गया एंट्री लिखें जी कैश और बैंक डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट इनकम रखना अनलेस आपने इनकम पहले रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड कर लिया सेम डेट पे 7.8 4.21 and 3.59 अच्छा वो जो IFRS 9 में थोड़ी सी बात हुई थी ना कि बीच में मिक्स कर लें याद है इनकम रिसीवेबल में ले लें वो बस IFRS 9 में रखें उसको इधर ना मिक्स करें उसी हद तक है क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं है और फिर एंड में इकट्ठे पैसे शायद मिल रहे होते हैं तो वो जो एंट्रीज हैं वो वहां तक की ऐसे रखें जो हमने पहले लेसी में पढ़ी थी उन्हीं का रेप्लिका बना रहा डन है प्लीज एनी अदर एंट्री ऑन दिस डेट बी रिक्वायरमेंट पे गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड नहीं एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड नहीं ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी नोट्स रिक्वायर्ड है बस तो गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड notes to financial statements notes to financial statements for the year ended 30th June 2014 rupees in millions तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम है इकट्ठे सर देन सर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आया था पीछे सॉरी क्वेश्चन नंबर 9A से ऊपर कौन सा पेज होगा नहीं जस्ट एक पेज नंबर 304 के एंड पे आएगा इसमें ना नोट लिखे मैं दो एक पिछले पेज पर एक नेक्स्ट पेज पे नहीं बेटा वो तो स्केड्यूल बनता था जब लेसी था
तो अब लेसर में स्केड्यूल क्यों नहीं बनेगा? एसेट ही नहीं है। तो काइंडली ये जरा पॉइंट्स पढ़ लें, इसमें फिर लिखा हुआ क्या क्या बनना। दो चीजें वही हैं जो शायद वहां थी, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ है जो वहां नहीं थी, और वहां जो स्केड्यूल था वो यहाँ नहीं है। तो मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ लेता नोट। पेज नंबर 3 और 4 के एंड पे नोट 1 पढ़ो। इफ नोट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फाइनेंस लीज लेसर, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं फाइनेंस लीज और लेसर की बात कर रहे हैं। नोट या डिस्क्लोजर अगर पढ़ो, देन प्रिपेयर नंबर 1 तो वही हो गया, इसको नंबरिंग क्या करना है? Maturity analysis of undiscounted contractual future lease payments receivable, इसमें 1 करना है। For a minimum of each of the first 5 years plus a total of the remaining years, ये तो वही है, less than 1 year, आगे 1 to 2 years, ये तो वही स्टोरी है। और अगर 5 साल से आगे चला जाएगा तो more than 5 years, तो ये maturity analysis वही है। In addition, lesser shall reconcile, अब ये नई चीज है, एक reconciliation बनती है अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स की, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट के साथ रिकंसाइल किया जाता है। तो इसको जरा नंबर 2 करना, रिकंसिलिएशन। और ये रिकंसिलिएशन वहां नहीं कहा, लेसी में नहीं। और इन एडिशन एक फिर नैरेटिव इंफॉर्मेशन वैसी देनी है जैसे लेसी ने देनी, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसमें लीज टर्म क्या है, रेंटल्स की अमाउंट क्या है, गारंटीड रेजिडेबल है या नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होगी उसे नैरेटिव पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, जो नीचे 2 पॉइंट लिखा हुआ है ये मेरा ख्याल है शायद आपको जब आप घर में क्वेश्चन करेंगे उस वक्त जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त फिर पढ़ लेंगे जो नेक्स्ट पेज पे शायद, बल्कि पढ़ लें, मेरे ख्याल इस वक्त बात होगी भी थी शायद। अगर कोई परचेज ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन हो और ये ना बताया हो कि वो रीजनेबल सर्टन है या नहीं है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो रीजनेबल सर्टन है, लेकिन अगर वो कहे कि नहीं है तो एक अलग इशू है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर के हवाले से बता दें कितने डिस्क्लोजर हैं लेसर के एंगल से जो जहन में आना चाहिए। मैच्योरिटी एनालिसिस, रिकंसिलिएशन एंड नैरेटिव पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीज। स्केड्यूल नहीं है, अगर लिखना है तो लिखना है, नो स्केड्यूल। फाइनेंस लीज लेसर अगर है तो नो स्केड्यूल, बिकॉज एसेट इज नॉट इन द बुक्स ऑफ लेसर फाइनली। तब आने जरा एक हम कम से कम मैच्योरिटी एनालिसिस मेरा ख्याल बना लेंगे इंशाल्लाह। हेडिंग लिखे मैच्योरिटी एनालिसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। Contractual undiscounted lease payments. जी बेटा वर्ड पेमेंट ही शायद है, लेकिन डेफिनेटली लेसर के एंगल से रिसीव्ड की एंगल से आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड के वर्ड्स जो लीज पेमेंट्स ही हैं, लेसी ने पे करना है, लेसर ने रिसीव करना है। तो वर्ड्स अगर चेंज करना तो हो सकते हैं वैसे, लेकिन तो शायद इतना कंपल्सरी नहीं है। और सादी बस ये वाला वीक डिसाइडिंग है बस। अब आज कौन सा दिन आ गया? आज थर्सडे। भाई ये संडे तक अगर कोई रह गया, कोई पिछला खुदा ना खास्ता कोई ईद की छुट्टियों की वजह से या वैसे ही सुस्ती की वजह से, तो इसके बाद फिर बात खत्म हो जानी है। नेक्स्ट वीक से तो मैंने आपको अनाउंस किया कि टेस्ट वगैरह स्टार्ट करें ताकि पिछला फाइनल हो जाए। तो इस तरह ना करेंगे। मेजर काम वैसे हो गया हुआ है, लेकिन अगर आपका कुछ रहता है तो इन दिनों में फाइनल करें। फिर कब आखिर करना, तो छोड़ दें, वो तो मुझे भी पता क्या क्या होता रहा, फॉरगेट अबाउट इट। क्या क्या हो गया वो तो हम एक लंबा थीसिस लिख सकते हैं, बल्कि बुक्स रिटर्न हो सकती हैं अपनी, हर बंदा अपनी अपनी किताब लिखने की पोजीशन में कि मैंने ये सेशन कैसे गुजारा। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होगी, तो उसको छोड़ दें। अब जो हो चुका है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किया जा सकता है वो ये है कि अपने आप को जरा दोबारा पढ़ाई की तरफ वापस लाया जाए। बस ये फैसला कर लें कब से। मेरे ख्याल बस डिस्क्लोजर बना लेते हैं, साथ साथ सोच लेंगे। जी सर, पहली हेडिंग बता दो। लेस देन 1 ईयर।
ये दोबारा एक दफा रिवाइज करके इसको आज फाइनल कर लें। ये डिस्क्लोजर कैसे बनता है? लेस देन 1 ईयर लिख तो हमने लिया है, लेकिन किस डेट से ऑनवर्ड सोच रहे हैं हम? 14 पे खड़े हैं, ऑनवर्ड्स बात हो रही है। ऑनवर्ड्स बात होने का मतलब जरा टेबल देखें अपना। 15 में वो जो रेंटल रिसीव होना है वो आना है लेस देन 1 ईयर। फाइनल है सर ये? 14 के एंड पे खड़े हैं, 14 से ऑनवर्ड्स जाना है, तो 15 वाला तो आ गया लेस देन 1 ईयर में। आगे गेम चलवा दें अब। 1 to 2 years में कौन सा वाला आ गया? 1 to 2 years में 16 वाला आ गया। 1 to 2 years 7.8 ही बनेगा शायद। 2 to 3 years को जरा गौर से देखना। 2 to 2 years, 2 to 3 years 12.8 पूरा। हाँ जी, आखिरी अमाउंट भी और आखिरी रेंटल भी इकट्ठा ही रिसीव होना है, बस यही बेटा डिस्क्लोजर है। तो जो पीरियड गुजर गए उनका डिस्क्लोजर नहीं है, जो रह गए हैं उनका डिस्क्लोजर दिया जा रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ लेसर को। टोटल कर लें 28.4 एंड फाइनली इसके साथ वर्ड्स लिखना। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज रिसीवेबल लिखना है तो वो लिखा जा सकता है, पेमेंट्स भी कोई गलत नहीं है। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। चलें बाकी जो रिकंसिलिएशन फिर कल इंशाल्लाह बनाते हैं। घर के लिए आज क्या है प्लीज? हाँ जी, एक क्वेश्चन नंबर 9 को जरा टाइम देने की कोशिश करें, बाकी अपना सिक वगैरह फाइनल करें, दें कोशिश करें, घंटा डेढ़ आज फाइनल करें। उसको सारा देखिएगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें से कहाँ से फिगर्स, वो जब हेडिंग्स ढूंढनी थी कहाँ कहाँ से ढूंढनी थी, उसको दोबारा एक दफा टिक लगा के फाइनल करें। अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का तो नहीं कोई क्वेश्चन आएगा? ये बेटा इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी तो ख्वाहिश भी है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।